हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस एग्जाम गाइड करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में अपन चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े हुए 5 क्वेश्चनों के बारे में, साथ ही कुछ बेसिक क्वेश्चनों की भी चर्चा करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सी नदी है जिसका जल है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? ठीक है गाइस, यहाँ पर घग्गर, बनास, साबरमती नदी का ऑप्शन आपको दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, तो गाइस, ये तीनों नदियां हैं, घग्गर, बनास और साबरमती। ये मुख्य रूप से राजस्थान से होकर बहने वाली नदियां हैं। इसका आंसर बी होगा। तो ये सारी नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ध्यान रखना, अरब सागर की तरफ ये प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, या फिर अंत मतलब जहां से निकलती है बीच में, ये किसी सागर में नहीं गिरती है, वैसी कुछ नदियां हैं। इन नदियों के बारे में देखें तो सबसे पहले पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो बस बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदियां बहती हैं वो मतलब ये मान लो ये अपना इंडिया है, और ये हो गया पश्चिमी पार्ट, और ये हो गया पूर्वी पार्ट। इधर है अपना बंगाल की खाड़ी, और इधर है अपना अरब सागर। ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, और इधर है वो पूरब की ओर बहने वाली नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनमें आती है अपनी गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सभी हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, बट पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में अपन गाइस बात करें तो इनमें दो प्रमुख नदियां हैं, एक तो नर्मदा नदी, एक ताप्ती नदी। ठीक है, ये दोनों नदियां हैं वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती हैं। दक्षिणी मतलब ये इंडिया है, बीचों बीच से निकलती हैं, और अरब सागर की तरफ ये नदियां हैं वो चलती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा शैत्रुंजी नदी, भद्रा, धंधर, साबरमती, माही, वेतरना, काली नदी, बेदती, सरवती, मंडावी, ज्वारी, भरतपुंजा, पेरियार, पंबा, लूनी और शरावती तथा घग्गर नदी है। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नदियां आपको ऑप्शन में दी जा सकती हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ध्यान रखना, आरएस प्री में ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना होती है। ठीक है, अपन घग्गर नदी के बारे में देखें तो गाइस, घग्गर नदी है वो प्राकृतिक रूप से रुक रुक कर बहने वाली नदी है, जो केवल मानसून के दौरान प्रवाहित होती है। जब वर्षा वगैरह होती है उस दौरान यह नदी मुख्य रूप से बहती है। यह नदी है वो अंतर प्रवाही जल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ये गाइस, ये जो क्वेश्चन है, ये जो अंतर प्रवाह वाली जो ये नदी है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये हिमालय प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, और एक मौसमी धारा के रूप में पंजाब और हरियाणा की सीमा भी बनाती है। ठीक है, ध्यान रखना, घग्गर नदी है वो हरियाणा और अपना जो पंजाब है उसका बॉर्डर बनाती है। साथ में राजस्थान के ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ का राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, वहां से ये एंट्री करती है राजस्थान में, और राजस्थान का जो शुष्क रेतीला मैदान है वहां पर ये विलीन हो जाती है। ठीक है, तो हिमालय से निकलकर, हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन होने वाली यह एक अंतर प्रवाही जल प्रणाली की महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों, पहले यह नदी है वो सिंधु नदी है उसका पार्ट मानी जाती थी। इसके साथ से वो पुराने चैनल है जो कि अभी सूख चुके हैं, उनमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी सिंचाई की बात करें तो राजस्थान में फैली दो सिंचाई जो नहरें हैं वो इस पर उपलब्ध हैं। हाकरा नदी से इसका गाइस संबंध है। पाकिस्तान की जो हाकरा नदी है वो भारत की घग्गर नदी का विस्तार है। ठीक है, तो घग्गर नदी है वो आगे जाके विस्तार होकर पाकिस्तान में हाकरा नदी के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसे घग्गर हाकरा नदी भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सहायक नदियों का नाम है कौशल्या नदी, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी, चौतांग, तारंगी और सरस्वती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। वहीं गाइस, इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके दौरान इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ पर इसका ऐतिहासिक महत्व है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों, इसके किनारे पर कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली आदि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो बसे हुए हैं। कालीबंगा है वो राजस्थान में जो घग्गर नदी है उसके किनारे लोकेटेड है।
राखी गढ़ी है वो हरियाणा का जो हिसार जिला है, घग्गर हाकरा नदी के मैदानों में लोकेटेड है। वही बनावली है वो भी हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है, वहां पर सरस्वती नदी के जो सूखे तट है वहां पर ये लोकेटेड है। इसके सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो गाइस ऐसा माना जाता है कि घग्गर नदी है वो ऋग्वेद में वर्णित लुप्त सरस्वती नदी का ही एक नया रूप है। ठीक है, फिर आती है साबरमती नदी। है साबरमती नदी है वो दो धाराओं के मिलन से बनी है। एक का नाम है साबर और एक का नाम है हतमती। इनसे बनी साबरमती। ठीक है, साबरमती घाटी है वो राजस्थान और गुजरात राज्यों में गाइस फैली हुई है, दो राज्यों में। और ये उत्तर और उत्तरी पूर्वी जो अरावली की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। और ये जो अपना पश्चिमी कच्छ का रण क्षेत्र है और दक्षिण में जो खंबात की खाड़ी है, इनसे यह मुख्य रूप से घिरी हुई है। अरावली की पहाड़ी कच्छ के रण से और खंबात की खाड़ी से साबरमती नदी है वो घिरी हुई है। इसका उद्गम है गाइस उदय है वो उदयपुर जिले का जो टेपरू गांव है, अरावली की पहाड़ी वहां से इसका उद्गम होता है। इसके माध्यम से कृषि वगैरह की जाती है। लगभग 74% इसका जो एरिया है वहां पर कृषि की जाती है। साबरमती की कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करें तो उनका नाम है वाकल, हतमती, वत्रक, उर्सेई। ये चार नदियां हैं जो साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती जलाशय है वो हतमती जलाशय, मेश्यो जलाशय परियोजना इस नदी पर लोकेटेड है। दो परियोजना है, एक तो है इस पर हतमती जलाशय और मेशो जलाशय परियोजना साबरमती योजना पर स्थित है, सॉरी नदी पर। फिर देख लेते हैं लास्ट में बनास नदी के बारे में। तो गैस बनास नदी की उत्पत्ति है वो भारत का जो उत्तर पश्चिमी राज्य है राजस्थान वहां से होती है। राजस्थान का जो अरावली पहाड़ी है कुंभलगढ़ के पास, वहां से बनास नदी है वो निकलती है। ठीक है, यह नदी उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती है और अंततः सयोरपुर के अंदर चंबल नदी में मिल जाती है। तो बनास नदी है गाइस वो चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश की मऊ पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी की कुल लंबाई है वो 500 किलोमीटर है, लगभग 310 मील है। इसके मौसम की बात करें तो गाइस ये एक तरह की मौसमी नदी है, मतलब मानसून के दौरान ये बहती है और गर्मियों में ये नदी है वो सूख जाती है। ठीक है, और इसमें ये सिंचाई का भी महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। इस बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बेराच नदी और कोटारी नदी है, बेडच और कोठारी नदी है, इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ ही जो बनास नदी पर जो बिसलपुर बांध है वो भी स्थित है, जो कि राजस्थान के बहुत से जिले हैं वहां पर पेयजल के लिए ये पानी है वो प्रोवाइड करवाता है, सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करवाता है। बिसलपुर बांध है गाइस वो टोक नदी पर लोकेटेड है। ठीक है, ये एक तरह का गुरुत्व बांध है। गुरुत्व बांध है गाइस वो कंक्रीट, पत्थर और ईंटों से बना होता है और ये जल के दबाव का सामना करने के लिए भार से करता है। ठीक है, इसकी सतह पूरी तरह से गुरुत्व बल पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये अपने तीन नदियों की चर्चा की। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो गाइस यहाँ पर तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं, गोमद, शैलखंड, स्टीफक और जो इंद्रगोप मणि है। इनमें से कौन सा चीज है जिससे सबसे ज्यादा औजार बनाए गए थे? तो गाइस मोस्टली ये जो सभी नाम दे रखे हैं इनसे औजार बने थे, लेकिन सबसे ज्यादा औजार बनाए गए थे इस फैटिक से। ठीक है, तेलखंडी से नहीं, इस फैटिक से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो गाइस अपनी जो संघीय मंत्री परिषद आती है अनुच्छेद 74 जो अपना 75 है जिसमें मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, इससे त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे, उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ध्यान रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अपना अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है लोकेटेड है? तो गाइस ये इंस्टीट्यूट है वो अपने महाराष्ट्र का जो नागपुर जिला है वहां पर ये स्थित है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, ये अपने नागपुर में है। अपना अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग है वो दिखाई देता है? तो गाइस सूर्य ग्रहण होता है पृथ्वी, सूर्य और जब चंद्रमा आपस में एक रेखा में होते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। तो इस समय जो सूर्य का जो किरीट भाग है वो दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, सूर्य ग्रहण के बारे में अपन जानें कि सूर्य ग्रहण आखिरकार होता क्या है।
तो गाइस जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, ये क्या है, अपना पृथ्वी है और ये अपना चंद्रमा है, इधर है सूर्य। इनके बीच में, दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी की सतह पर कुछ पर अंधेरा छा जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें हैं जब पृथ्वी पर नहीं पहुंचेंगी, पृथ्वी के कुछ हिस्से पर अंधेरा छा जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक सीधी रेखा में होते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दौरान। गाइस इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखा होता है, उसे उस समय वह सूर्य के कोरोना को देखता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप चित्र में सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ये पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण रोशनी पृथ्वी के कुछ भाग पर नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों इस छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होता है और ये स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी चंद्रमा आपस में निकट होते हैं, ठीक है। तो ये है सूर्य ग्रहण का मुख्य कारण, राइट। आज के एग्जाम गाइड में गाइस इतना ही, आपने 5 प्रश्नों की चर्चा की। कल फिर मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू।